वैसे तो जब हम पाकिस्तान से वापस आते हैं हम काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने साथ लेके आते हैं, लेकिन मैं हमेशा जब भी जाती हूँ ये वाले नूडल्स के पैकेट ज़रूर लेके आती हूँ। और इनमें भी स्पेशली ये जो ग्रीन वाला है ना, ये मेरा फेवरेट है। ग्रीन वाला मुझे बहुत पसंद है। रेड वाला थोड़ा मिर्ची वाला है, लेकिन इसका वैसे ही जायका नहीं मुझे अच्छा लगता है। ऐसे लगता है सिर्फ चाट मसाला जो है वो मिक्स किया हुआ है। लेकिन इन चीज़ों का अल्टरनेटिव मुझे अभी तक जर्मनी में नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि इस तरह से ही ये ग्रीन वाली पैकिंग के साथ कुछ मिलता जुलता यहाँ से भी मिल सकता है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं लेना चाह रही हूँ। और ये रेड वाले का मुझे जायका नहीं पसंद, तो इसीलिए बस मैं अब इन दोनों को मिक्स करके दिन को अगर आपने लेट लंच किया हो या फिर शाम के टाइम आपका कुछ खाने पे दिल नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी वो जो नफ्सियात है ना आपकी, आपको कहती है कि कुछ ना कुछ खाना है यार, तुम्हें तो खाना ही नहीं खाया, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाले जो नूडल्स है ना ये बहुत बहुत काम आते हैं। बच्चे भी खाते हैं और मुझे खुद ये बात नहीं है कि यहाँ पे आपको मिलते नहीं है, बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है ना, आपको समझ नहीं आती कौन सा लें और कौन से नहीं लें। और उनमें से ज़्यादा जो फ्लेवर होते हैं ना वो मीट में होते हैं, चिकन वाले होते हैं, तो वो भी फिर माइंड जो है ना वो आपका एक्सेप्ट नहीं करता कि यहाँ से आप लें या ना लें। लेकिन तुर्किश मार्केट्स पे भी काफ़ी मिलते हैं। सो अगर आप में से किसी को पता है ना प्लीज़ लेट मी नो। हम जब भी किसी मुल्क में शिफ्ट होते हैं ना, कहीं पे हम जाते हैं, सबसे पहली जो चीज़ होती है ना हमारे माइंड में वो होती है हमारे डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे आपका जो कुल असासा है ना, आपकी सारी जो जमा पूंजी है, वो सबसे पहले नंबर पे होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, उस मुल्क के कार्ड या फिर और भी जितनी आपके वो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद आपका काम आता है। इवन के काम जो है जिससे आप पैसे कमाते हैं, उस चीज़ से भी पहले जो चीज़ आती है ना वो होती है आपके डॉक्यूमेंट्स। और सबसे पहली फिर जो प्रेफरेंस होती है ना वो यही होती है कि उस मुल्क में जाया जाए जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही आप अपने मुल्क में जा सकते हैं। किस मुल्क में ज़्यादा सहूलतें हैं, कहाँ पे आपको आसानी से कार्ड जो है उनकी रिक्वायरमेंट कम है और आपको कार्ड मिल सकता है, जो कि हम काम करने के बाद जो पहला हमें किसी भी मुल्क में कार्ड मिलता है। हर मुल्क में अपनी ज़बान में उसको अलग से कहा जाता है। आउसवाइस भी कहते हैं, ऑफनटिटल्स कार्टे भी कहते हैं। जर्मन के तो इतने ज़्यादा रूल्स हैं ना इनके, वो मानी चेंज हो जाते हैं, तो मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, समझ नहीं आती कि आउसवाइस कहना है, ऑफनटिटल्स कार्टे कहना है। और इटली में इसको सिजोर्नो कहा जाता है। तो इसी तरह और भी मुल्कों में इसके नाम होंगे। और उसके बाद जब आपको कार्ड मिलता है ना, तो उसके बाद जो आपकी प्रेफरेंस होती है ना, जब आपको लगता है कि एक मुल्क में आप सेट हो गए, तो वो होती है वहाँ की सिटीज़नशिप, कि अब हम यहाँ की सिटीज़नशिप अप्लाई करें, हम वहाँ का पासपोर्ट लें, वहाँ के हम नेशनल हो जाएं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पिछले कुछ अरसे में जिन लोगों के पास ओपन वो थे ऑप्शंस थे, उन्होंने पुर्तगाल का सहारा लिया। पुर्तगाल और स्पेन, आजकल इटली में भी आपको मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इटली की जो सिटीज़नशिप है ना वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इटली में, मैं जानती हूँ इटली के रूल्स को, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि वहाँ पे 10 साल आपको रहना चाहिए, 10 साल का आपका रेजिडेंसा होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए। 10 साल आपको इटली में रहते हुए हो चुके हों। उसके बाद पहले तो नहीं था लैंग्वेज का, लेकिन अब उन्होंने लैंग्वेज का भी कर दिया हुआ है। B1 लेवल तक आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पास काम होना चाहिए। फिर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इतने महीने आपने टैक्स पे किया होना चाहिए। और उसके बाद भी आता है वहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट। तो जब मैंने यहाँ इटली की सिटीज़नशिप अप्लाई की तो मैंने 4 जगह से अपना करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया। एक पाकिस्तान से सरगोदा से बना, फिर मेरा गुजरात का बना। और पाकिस्तान से करैक्टर सर्टिफिकेट पहले ज़्यादा टाइम लगा करता था, अब थोड़ा सा कम किया हुआ है उन्होंने। और उसके बाद फिर मेरा इटली से जो चाहिए था रिकॉर्ड वो उन्होंने खुद ही चेक करे। उसके बाद मुझे जर्मनी में भी रिकॉर्ड जो मेरा था वो मुझे खुद से रहा था, उसमें जाके अपना लेना पड़ा करैक्टर सर्टिफिकेट। और उसके बाद जब मुझे मिलेगी सिटीज़नशिप, तब तक का जो अरसा गुजर चुका होगा, मुझे फिर से अपना करैक्टर जो रिकॉर्ड है ना वो लेके जाना पड़ेगा। तो और फिर आपका होता है 3 साल का टाइम। तो इस तरीके से आप इटली की सिटीज़नशिप जो है ना वो अप्लाई कर सकते। लेकिन जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना मैंने देखा है, एज़ पर माई नॉलेज, जो डॉइच पासपोर्ट है ना वो लेना आसान है। यहाँ की इतनी वो लंबी चौड़ी नहीं है। लैंग्वेज का कोर्स तो आपको होना ही होना चाहिए। और यहाँ पे रहते हुए आपको 5 साल का अरसा होना चाहिए। 5 साल का अरसा अगर आपको हो चुका है ना यहाँ पे रहते हुए, आपके पास जॉब है और B1 लेवल तक आपने लैंग्वेज की हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीज़नशिप के लिए। और पहले ज़्यादा टाइम लगा करता था, आपने फिर अपनी जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होती है उसको कैंसिल करवाना होता है, तो इस सारे प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लग जाया करता था। फिर आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। और फिर डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया में किया है, वहाँ का राहत हाउस किस तरह का है, वो जल्दी रिस्पॉन्स करता है या लेट करता है। मेरी एक इंडियन फ्रेंड है, तो उनको विदिन 3 मंथ्स नेशनैलिटी मिल गई थी पूरी फैमिली को।
और कुछ मैं ऐसी भी अपनी फ्रेंड्स को जानती हूँ जिनको साल से भी ज़्यादा कर्जा हो चुका है, अभी तक उनको वो नहीं मिला। लेकिन अब इन्होंने काफ़ी सहूलतें की हैं, काफ़ी आसानियाँ की हैं और अपने रूल्स में चेंज किया। एक तो ये कि आप डुअल नेशनैलिटी रख सकते हैं, आप अपनी पाकिस्तानी भी रख सकते हैं और डॉइच भी रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने C1 लेवल तक लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, आपको बेशक जर्मनी आए हुए 3 साल का ही अरसा गुजरा हो, आपके पास लैंग्वेज है, तो आप फिर भी सिटीज़नशिप जो है ना, यानी कि यहाँ का पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इनकी फ़ीस होती है वो पे करना होती है। और इसके अलावा भी ना, मैं जो भी आपको चीज़ बताती हूँ वो मैं आपको जनरल एक जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, एवरेज जिस तरीके से काम होते हैं वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। लेकिन हर स्टेट का एक अपना रूल होता है, हर इवन के जो सिटीज़ होते हैं वहाँ के जो रथ हाउस होते हैं उनके भी अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वो फिर एक अलग चीज़ है। अगर आप किसी और क्राइस से देख रहे हैं, किसी और सूबे से देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं हमारी तरफ तो ऐसा नहीं होता, तो वो एक अलग चीज़ है। बहुत से ऐसे सूबे हैं जहाँ पे बहुत आसानियाँ हैं, बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, और कुछ सूबे ऐसे हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल है। जैसे अभी मैंने अभी तक 2 सूबे चेंज किया है और मेरी किस्मत ऐसे थी कि मुझे दोनों सूबों में मुझे जो कार्ड मिलता है ना आपका, वो मुझे बहुत लेट मिला, मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए। और फिर इटालियन नेशनैलिटी अप्लाई करने से पहले भी मैंने इसी अपने फ़िलहाल जिस सूबे में रह रही हूँ यहाँ के रथ हाउस में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया, और मुझे इन्होंने 2.5 साल बाद की अपॉइंटमेंट दी कि 2.5 साल बाद तुम आ जाओ, तो उस दिन आके तुम अपने सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो लेके आओ, तो अपने जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हो। तो मेरा तो तभी दिमाग घूम गया कि अब मैं सिर्फ इतना लंबा अरसा इंतज़ार करूँ कि मेरी अपॉइंटमेंट आएगी, फिर मैं जाके अप्लाई करूँ। तो लक पे भी डिपेंड करता है, आप किस एरिया में हैं, आपको कितना टाइम लगेगा। हो सकता है आपको बहुत जल्दी मिल जाए और हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम लगा दे। सो आई होप कि आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे साथ अगर आपने बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे आके मैसेज कर सकते हैं। आज ये वीडियो ऐसी थी, मुझे लग रहा था कि जो मैं आपको सामने दिखाऊंगी उससे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले क्लिप इस्तेमाल किए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।